हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू आवर चैनल सीवीटी वर्ल्ड। और इस पेपर में हम डिस्कस करने वाले हैं 2024 का जो पेपर था आपका सीवीटी पॉलिटिकल साइंस का। और डिस्कशन के साथ साथ एक दो चीज़ों पे जो हमें फोकस करनी है इस वीडियो में वो ये है कि देखो अभी यूजीसी का और ख़ासकर अगर आप नेट जेआरएफ का पेपर देखोगे तो ये सीधा सीधा कहना है एनटीए का कि जो पेपर का लेवल होगा वो कहीं ना कहीं इसके जैसा ही होगा, जैसा यूजीसी नेट का पेपर आता है या जैसा सीयूईटी का पेपर आ रहा है उस टाइप का लेवल आपको देखने को मिलेगा 2024 के पेपर में। तो जो ये डायरेक्शन है, जो एनटीए का डायरेक्शन है, जो टेस्टिंग अथॉरिटी है उसका ये डायरेक्शन है, उससे हमें एक दो चीज़ निकालनी पड़ेगी यहाँ पे। पहली चीज़ तो ये कि आप अब ये मान के चलो कि सीयूईटी का लेवल कहीं भी पहले वाले लेवल से कम नहीं होने वाला है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सीयूईटी के अंदर में बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ने वाला है, क्योंकि पहली बात कि मास्टर्स प्रोग्राम जो है, खासकर जो सीयूईटी में जितने भी कॉलेजेज है, और खासकर अगर मैं बात करूँ तो जेएनयू का अगर आप देखोगे, डीयू का देखोगे और बीएचयू का देखोगे तो यहाँ पे अब एडमिशन लेने वाले लोगों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो अप्लाई कर रहे हैं वो भी काफ़ी बढ़ा है। और अगर ऑब्वियस सी बात है कि अगर ज़्यादा नंबर में स्टूडेंट अप्लाई करेंगे, ज़्यादा नंबर में अगर लोग एग्ज़ाम देंगे तो क्वेश्चन के लेवल को भी बढ़ाना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन का लेवल नहीं बढ़ेगा तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा। तो आपको दो चीज़ों से यहाँ पे अपने आप को समझाना होगा कि या तो आप अगर कट ऑफ बहुत हाई जाएगा तो आपको बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए, अगर लेवल बहुत ज़्यादा जाएगा तो आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ के जाना पड़ेगा। तो ये जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है, जो मेरा पर्पस वीडियो बनाने का यही है कि इस वीडियो में मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ ये भी समझा पाऊँ कि आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए। जो आने वाला एग्ज़ाम है 2025 का, इस एग्ज़ाम को अगर आप देखोगे तो ये एग्ज़ाम कहीं से भी कम नहीं होने वाला है, क्योंकि इस एग्ज़ाम में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, खासकर जेएनयू और बीएचयू की मैं बात करूँ या डीयू की मैं बात करूँ तो इन जगहों पर एडमिशन पाने के लिए कंपटीशन काफ़ी बढ़ेगा। पॉलिटिकल साइंस वन ऑफ द मोस्टली मैं कह सकता हूँ फेमस, बहुत ज़्यादा फेमस जो अगर आप सब्जेक्ट देखोगे तो पॉलिटिकल साइंस है। और यहाँ पे क्राउड आपको बहुत डाइवर्स रेंज से मिलेगा, जैसे यूपीएससी का क्राउड मिलेगा। क्योंकि यूपीएससी में क्या होता है कि अगर आप देखोगे यूपीएससी में एक पेपर होता है ऑप्शनल का, और उस ऑप्शनल के पेपर को अगर आप एनालाइज करोगे ढंग से तो सबसे ज़्यादा अगर कोई पेपर दिया जाता है तो वो पॉलिटिकल साइंस का है। अब ये हो रहा है कि पॉलिटिकल साइंस पढ़े हुए वो जो लोग हैं जो यूपीएससी दे चुके हैं या मेंस लिख चुके हैं या ऑप्शनल पढ़ चुके हैं, उनको एक प्लान बी की तरह मतलब अगर देखोगे तो वो प्लान बी की तरह समझते हैं पॉलिटिकल साइंस से मास्टर्स करने को। तो इस कंडीशन में आपका जो कंपटीशन होने वाला है वो काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो इस वीडियो में हम पहले उस चीज़ को डिस्कस करते हैं। वीडियो के शुरू होने से पहले मैं आपको एक दो चीज़ें और बता दूं। अभी अगर आप देखो तो ये दिसंबर लास्ट चल रहा है और दिसंबर के लास्ट तक फॉर्म आ जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, और जनवरी तक ये फॉर्म फिल हो जाएगा और आपका एग्ज़ाम मार्च में एक्सपेक्टेड है और मार्च में हो जाएगा एग्ज़ाम। तो अभी आपके पास मोटा मोटा अगर आप देखो तो आपके पास करीबन 2.5 से 3, क्योंकि लास्ट के मैं 15 दिन को नहीं काउंट करता हूँ, लोग उसमें पैनिक करते हैं। आप टेस्ट सीरीज दोगे, रिवीजन करोगे तो पढ़ने का समय उसको नहीं मानो। तो अगर आप देखोगे तो मोटा मोटा आपके हाथ में अभी 2 महीना है, 2 मंथ्स। यू हैव 2 मंथ्स इन योर हैंड। इस 2 महीने का मतलब हुआ 60 दिन, और 60 दिन की अगर मैं बात करूं तो दिस इज द मोस्ट क्रूशियल 60 डेज यू हैव फॉर योर प्रिपरेशन। अगर इस 60 डेज में अपने आपने प्रिपरेशन को ऑप्टिमम लेवल तक पहुंचा दिया तो फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने पिछले 6 महीने में क्या किया है क्या नहीं किया है। इस प्रिपरेशन को अगर मैं आपको बताऊं कि आप कैसे और बूस्ट कर सकते हो, तो जो भी बेसिक किताबें हैं वो तो आपको करनी ही करनी है। उसके बाद अगर आप देखो तो अभी बहुत मोटी किताबों को पढ़ने का समय आपके पास अब बचेगा नहीं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे रिलाई करो, जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करो। और जैसे हमारा भी एक कोर्स आने वाला है, जो हमारा कोर्स 25 तारीख से लॉन्च होगा, उस कोर्स का अगर मैं आपको बताऊं तो उसमें हम लोग मेनली इसी सब चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं कि सिलेबस को कंप्लीट करना है पूरा। सिलेबस के साथ साथ जितनी भी क्वेश्चंस है, जितने भी क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं, चाहे वो यूजीसी नेट जेआरएफ में हो, चाहे वो सीयूईटी में हो, चाहे वो और भी कोई भी एग्जाम हो, उन सब क्वेश्चंस का कंपाइलेशन, उन सब क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन वीडियो, ये सब हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। बहुत ही नॉमिनल फीस होती है हमारी। जो अगर आपको इस कोर्स में एनरोल करना है तो आप जो नंबर स्क्रीन पे चल रहा है उस पर आप कांटेक्ट करके एक बार बात कर सकते हो। अब आगे हम आते हैं और क्वेश्चंस को देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा एनालिटिकल टाइप का क्वेश्चन है,
आपको मार्क्स को पढ़ना है, पता है पॉलिटिकल थ्योरी का सिलेबस में अगर आप देखोगे तो 2 जगह मार्क्स है, एक तो मार्क्सिज्म एज एन थॉट और मार्क्स एज एन थिंकर। तो WPT में भी पढ़ना है, पॉलिटिकल थ्योरी में भी पढ़ना है, तो यहाँ से क्वेश्चन आना लाजमी है। बहुत सारा क्वेश्चन हर साल मार्क्स से क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये क्वेश्चन आप रीड करो। बोल रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट मार्क्स कंसेप्शन ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। अब हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का कंसेप्ट मोटा मोटा आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो चलो मैं यहाँ डिस्कस करता हूँ। देखो, मार्क्स का ये कहना था कि भैया जो मूवमेंट ऑफ हिस्ट्री है, यानी हिस्ट्री जैसे बढ़ रहा है आगे, तो इसका जो बेस है वो इकोनॉमी है। हिस्ट्री का बेस क्या है? इकोनॉमी है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो बेस यानी इकोनॉमी है, इसको जो ग्रुप कंट्रोल करेगा वही ग्रुप इसके ऊपर के सुपर स्ट्रक्चर को भी कंट्रोल करेगा। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में मार्क्स का मेजरली यही कहना था कि हिस्ट्री के अलग अलग पड़ाव हुए हैं और उस अलग अलग पड़ाव पे जो भी इकोनॉमी का सोर्स था, जो भी इकोनॉमी का हम कह सकते हैं कि मेन फाउंडेशन था, उसको कंट्रोल करने वाले लोग जो थे उन्होंने दुनिया को कंट्रोल किया है। एंड दिस इज हाउ हिस्ट्री हैज मूव्ड। तो चाहे अगर आप प्रिमिटिव कम्युनिज्म की बात करो जहाँ पे प्रॉपर्टी का कंसेप्ट नहीं था, तो एक मार्क्स का जो हिस्टोरिकल फेज है उसमें एक समय ऐसा है जहाँ पे प्रिमिटिव कम्युनिज्म था, जहाँ पे हिस्ट्री में कोई भी ऑनरशिप ऑफ लैंड या ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी को नहीं क्लेम करता था। तो वहाँ पे सबके पास इक्वल चीज़ें थी, इक्वलिटी थी और एक प्रकार का कम्युनिज्म जिसको हम कह सकते हैं वो व्यवस्था उस समय होती थी। जैसे ही ये जो मीन्स है उसका ऑनरशिप होना स्टार्ट हुआ, ये पूरा का पूरा जो दुनिया है वो 2 क्लास में बट गया, जिसको मार्क्स कहते हैं हैव्स एंड हैव नॉट। हैव्स और हैव नॉट में यही अंतर है कि एक जिसके पास ऑनरशिप है, एक जो ऑनरशिप पे काम करता है। एंड दिस इज हाउ हिस्ट्री हैज मूव्ड। नाउ रीड दिस स्टेटमेंट। द टर्म हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म रिफर्स टू द मटेरियल कंसेप्शन ऑफ हिस्ट्री। दिस इज राइट। जो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है ये मटेरियलिस्ट कंसेप्शन ऑफ हिस्ट्री के बारे में बात करता है कि हिस्ट्री में जो भी चीज हुआ है वो मैटर से अफेक्ट होता है। मैटर यानी मीन्स ऑफ इकोनॉमी, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ये जो मटेरियलिस्ट कंसेप्ट है, अगर आप इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ोगे तो 100% ये जो स्टेटमेंट है वो सही है एंड इट्स वेरी बेसिक। दूसरा स्टेटमेंट अगर देखोगे तो ये है कि एंगल्स क्रेडिटेड मार्क्स विथ being the originator of historical materialism. Now we don't know this option, whether it's right or wrong or what, we don't know. Now यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं जो आपको करनी होंगी। पहला, एक क्वेश्चन जब आप पढ़ते हो ना तो उस समय आपके दिमाग में ऐसा नहीं होता कि हम जब क्वेश्चन पढ़ें उसमें 4 ऑप्शन है और चारों ऑप्शन हमें आते हो। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 ऑप्शन आता होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3 ऑप्शन आता होगा, लेकिन चारों ऑप्शन आना इट्स नॉट पॉसिबल और प्रैक्टिकल भी नहीं है। तब आप एलिमिनेशन के मेथड पे जाते हो, तब आप जाते हो अपने कंसस जो आपका दिमाग कहता है वहाँ पे आप एलिमिनेट करते हो, लॉजिकल गेसिंग करते हो और तब आपको कहीं जाके वो आंसर मिलता है। अगर मेरी आप मानो तो इस ऑप्शन को अगर आप देख रहे हो तो पहला ऑप्शन तो सही है, यानी ए इज राइट। नाउ यू हैव टू सी दैट वेदर ए कौन से ऑप्शन में नहीं है। तो आपको दिखेगा 4 नंबर ऑप्शन में ए नहीं है, तो एक तो एलिमिनेट हो गया, एक ऑप्शन तो आपका खत्म हो गया, बाकी 3 ऑप्शन बचा। मैं हमेशा यही कहता हूं कि जिस एग्ज़ाम में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है उस एग्ज़ाम में अगर आपने एक ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर दिया और अगर आप गेस में आ गए कि चलो ये होगा या ये होगा, देन यू हैव टू टेक द चांस। आपको चांस लेना पड़ेगा, अदरवाइज आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट कम जाएंगे और ओवरऑल आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो चलो पहला स्टेटमेंट तो हम मान लेते हैं ये सही है। दूसरे स्टेटमेंट का हमें नहीं पता, हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं इसमें। तीसरे स्टेटमेंट में अगर आप आओगे तो कहता है कि मार्क्स कंटेंट एट द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी constituted by its relation of production is the real foundation of society. If you have studied Marx well and good, you must be knowing that Marx was also known as economically determined thinker. कहने का मतलब क्या हुआ कि मार्क्स बताते हैं कि जितना भी चीज सोसाइटी में हो रहा है, एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग अराउंड यू, उसके कोर में इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर आता है, नहीं कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर आता है। Now when you have this kind of knowledge and when you have eliminated by just putting this economic structure in this question, you will see that political structure of society is not the real foundation of society. Political structure of society जो है वो real foundation नहीं है, and here you got the answer because you have eliminated an option. और अगर आपने ऑप्शन सी को एलिमिनेट कर दिया, just see the beauty, this option gone, this option gone and this option gone. Now you have only one option that is left with you and that is ABD. आपको ये पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, खैर मैं पढ़ देता हूं आपके लिए, बट दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व द क्वेश्चन एंड दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस पेपर, बिकॉज इस पेपर के थ्रू आई विल मेक यू अंडरस्टैंड दैट हाउ यू आर गोइंग टू अप्रोच
in the real exam. So दिस इज समथिंग दैट यू मस्ट बी नोइंग कि भैया देखो, अगर इकोनॉमिक फाउंडेशन है तो पॉलिटिकल फाउंडेशन नहीं होगा, एंड हेंस यू गॉट द आंसर. नाउ रीड द फाइनल स्टेटमेंट, एंड द फाइनल स्टेटमेंट इज दैट द सोसाइटीज रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन corresponds to a definite stage of development of material productive forces. Maybe that you are not knowing this statement, आपको ये नहीं पता होगा statement, but you got the answer because you have eliminated. So the foundation of this question, देखो ये समझने वाली बात है, foundation of this question was on this line only. सो इफ यू आर नोइंग ओनली वन थिंग कि भैया देखो, अगर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर सोसाइटी का है वो तो रियल फाउंडेशन नहीं है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर रियल फाउंडेशन है, आपको आंसर मिल गया था. एंड दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू कि जो डेफिनेटिव स्टेज ऑफ डेवलपमेंट होता है वो मटेरियल प्रोडक्टिव फोर्स जो होता है वो उसका एक फाइनल एंड आता है. इस पे हम जब हम क्लास लेते हैं तो इस पे हम डिटेल में आपको बताएंगे कि हर इकोनॉमिक प्रोडक्शन का एक फाइनल स्टेज आता है जहाँ पे वो सिस्टम कोलैप्स करता है और फिर नया सिस्टम जो है वो जन्म लेता है. So here the answer is A because you have eliminated an option called C. Now आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं. हिंदी में यही क्वेश्चन है एंड रीड इट. सेम चीज़, यही सब बातें हैं, इसमें कुछ ज़्यादा खास है नहीं. Now see, who among the following advocated the concept of relative autonomy of a state? अब देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना, रिलेटिव ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट, दिस इज ऑल्सो अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन. क्योंकि जब आप मार्क्सिज्म पढ़ते हो तो आप मोटा मोटा यही पढ़ते हो कि मार्क्स का थॉट क्या था, एंगल्स का थॉट क्या था, बहुत पढ़ते हो तो उसमें आप आगे जाके लेनिन को पढ़ लेते हो. थोड़ा और अगर आप जाओगे उसमें आगे तो माओ के आइडिया को देख लेते हो, हॉब्सन के आइडिया को देख लेते हो, रोजा लग्जमबर्ग के आइडिया को देख लेते हो. लेकिन एक जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है मार्क्सिज्म का वो है ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट पे, जहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट है, एंड दैट डिबेट इज ऑन मिलिबिंद एंड पॉलुंटाज. अब देखो मिलिबिंद और पॉलुंटाज का डिबेट क्या कहता है कि मार्क्सिज्म, यू नो दैट मार्क्स वाज वेरी इकोनॉमिकली डिटर्मिनिस्ट एंड ही सेड कि सी एवरीथिंग जो कि सोसाइटी में चल रहा है दैट इज बीइंग डिटरमाइंड बाय द बेस यानी इकोनॉमी. तो इकोनॉमी जो है वो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है. सो इकोनॉमी विल ऑल्सो कंट्रोल स्टेट. इकोनॉमी जो है वो स्टेट को भी कंट्रोल करेगा. लेकिन फर्दर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि मार्क्स के कंसेप्शन में एक थॉट ये भी आता है कि देखो स्टेट जो है वो डिपेंडेंट तो है इकोनॉमी पे, बट देयर इज एन रिलेटिव ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट. स्टेट थोड़ा सा जो है वो ऑटोनोमस भी है, उसका अपना भी थोड़ा सा सबकॉन्शियस होता है, पावर होता है, और वो डिसीजन ले सकता है इकोनॉमी के अलावा. तो यहाँ पे दो डिबेट है मिलिबिंद और पॉलुंटाज का, जिसमें पॉलुंटाज जो है he is concerned about the relative autonomy of state, जहाँ पे ये कहते हैं कि state is also autonomous. it is not only कि state सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी से चलता है, state में जो लोग बैठते हैं, जो कंट्रोल करते हैं, उनके पास अपनी एक ऑटोनॉमी होती है. तो ये थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है, बट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मिलिबिंद और पॉलुंटाज का ये जो डिबेट है इसका मेजर आर्गुमेंट क्या है. मिलिबिंद ही वाज नॉट इन फेवर ऑफ रिलेटिव ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट. ही सेड कि स्टेट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, बट पॉलुंटाज सेड कि नो, देयर इज एन रिलेटिव ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट. तो देखो, अब देखो यहाँ पे ना एक चीज़ है जो मैं आपसे क्लियरली बोल देना चाहता हूँ. ये कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है. कैसे है कि इवन दो यू नो दैट देयर इज मिलिबिंद एंड देयर इज पॉलुंटाज, देयर इज अ वेरी लेस चांस कि आपको पता हो कि मिलिबिंद ने क्या बोला था और पॉलुंटाज ने क्या बोला था. तो यहाँ पे काम आता है लॉजिक. लॉजिक कैसा? कोई पढ़ने वाला लॉजिक नहीं, मतलब रैंडम लॉजिक आप लगाओ. जब भी आप पॉलुंटाज देखो तो ऐसा कुछ रिलेट कर लो कि क्या है पॉलुंटाज के अंदर में जो जिसको हम रिलेटिव ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट से जोड़ सकते हैं. पॉलुंटाज में नहीं मिल रहा है, ठीक है, मिलिबंद में हम कर सकते हैं, मिलिबंद में कर सकते हैं. अब देखो मिलिबंद के अंदर क्या है? बंद मतलब क्या होता है? क्लोज. क्या होता है? क्लोज. अब जब भी मैं आपको क्लोज बोलूँ, क्लोज कहने का मतलब क्लोज थॉट प्रोसेस अगर आप देखोगे तो क्लोज थॉट प्रोसेस अगर आप देखोगे तो ये बहुत डिटर्मिनिस्टिक थॉट होता है. डिटर्मिनिस्टिक मतलब कि जो बोल दिया ऑर्थोडॉक्स है, कहने का मतलब जो बोल दिया वो बोल दिया, उसके अलावा ये जब है दूसरे की बात नहीं सुनने वाला. यानी कि जो ओरिजिनल मार्क्स का थॉट था कि इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म है, इकोनॉमी जो है वही है जो सब कुछ कंट्रोल करता है, तो मिलिबंद का थॉट भी क्लोज है, बंद है.
तो वो इसी के जैसा सोचेगा, लेकिन पॉलुंटा जैसा नहीं सोचेगा। तो जैसे ही आपने बंद से ये कनेक्ट कर लिया कि बंद कहने का मतलब कि वो बोल रहा है कि स्टेट रिलेटिवली ऑटोनोमस नहीं है, वो ओरिजिनल मार्क्सिज्म में मान रहा है, तो आप यहाँ पे एक लॉजिक लगा लोगे। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल दैट हाउ वी कैन कनेक्ट, क्योंकि बहुत लॉजिकल तो हर चीज़ नहीं बना सकते ना, बट हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे हमें वो याद हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे। आगे क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू लॉ फॉलोइंग आर द नेचुरल राइट ऑफ पीपल। देखो ये जो क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन है, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, हजारों बार हम पढ़ते हैं, इसमें आगे फर्दर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। In which of the Marx writing it is said that history of the all hitherto existing society in the history is of class struggle। बाबू देखो ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है। अगर आपने नेट जेआरएफ का क्वेश्चन बनाया है, आप इसको आंख बंद करके मार दोगे कि ये बात इसने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में करी है। सो इसने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में ये बात करी है, आंख बंद करके ये ऑप्शन आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप गलती नहीं कर सकते क्योंकि ये पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। द अर्लियर नोन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी एथेंस में है, आंख बंद करके इसको सही कर सकते हो। मुझे नहीं पता कितनी बार, मतलब 50 बार से ज़्यादा ये रिपीटेड क्वेश्चन है। और हम जब भी प्लेटो को स्टार्ट करते हैं या पॉलिटिकल थ्योरी को स्टार्ट करते हैं तो हम एथेंस के बारे में पढ़ते हैं कि भैया एथेंस में डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी। इसी के अगेंस्ट में प्लेटो ने लिखा, इसी के अगेंस्ट में जो है सोक्रेटिस को जहर पिलाया जाता है, हेमलॉक पिलाया जाता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ बुक स्टेट्समैन। देखो अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, स्टेटमैन्स प्लेटो, स्टेटमेंट हो गया, लॉ हो गया, रिपब्लिक हो गया, दिस ऑल आर द बुक रिटन बाय प्लेटो। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, इसको गलत कर रहे हो देयर इज नो चांस ऑफ सर्वाइवल। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रियलिस्ट नॉट अ रियलिस्ट थिंकर। बाबू देखो होब्स, सोचो दिमाग लगाओ। केनिथ वॉल्श नियो रियलिस्ट थिंकर है। वुड्रो विल्सन, दिमाग लगाओ, ही इज द फादर ऑफ लिबरल स्कूल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। वुड्रो विल्सन को हम एज एन फादर ऑफ लिबरल स्कूल पढ़ते हैं। हैंस जब मैरगंथन इज द फादर ऑफ रियल स्कूल इन इंटरनेशनल रिलेशन। वेरी इजी क्वेश्चन, इट्स वुड्रो विल्सन। आगे बढ़ते हैं। क्रोनोलॉजिकली अरेंज सार्क स्पेशलाइज्ड बॉडी अकॉर्डिंग टू द ईयर ऑफ इट्स एस्टेब्लिशमेंट। बोल रहा है कि सार्क का ये जो सार्क जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको क्रोनोलॉजिकली लगाओ कि ये कब बना है। इट्स अ वेरी टफ क्वेश्चन, यू कैन स्किप। इस क्वेश्चन को छोड़ दो, इसको स्किप कर दो, क्योंकि अगर इसको अटेम्प्ट करोगे प्रोबेबिलिटी है कि 90% से ज़्यादा ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा एंड यू विल एंड अप हैविंग एन व्हाट नेगेटिव मार्क। नाउ इस क्वेश्चन को अभी छोड़ दो, लेकिन इस क्वेश्चन से सीख लो। क्या हो सकता है ना कि ये क्वेश्चन रिपीट कर दे, या क्वेश्चन रिपीट भी ना करे तो कम से कम इसका ईयर ऑफ फॉर्मेशन पूछ दे। तो यहाँ से आपको अब कुछ वर्क करने का चीज़ है कि अगर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो इसका नोट्स बना लो और इसको अपने नोट्स में अपडेट कर लो कि सार्क का ये फंड कब बना था, काउंसिल कब बना था, रीजनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन कब बना था, सार्क का एग्रीकल्चरल सेंटर कब बना था। एंड इफ़ यू आर वेरी comfortable in this, please comment the year of formation of these all organization. अगर आप कमेंट करोगे, इफ़ यू विल गिव एन एक्टिव पार्टिसिपेशन, आई विल मेक वीडियो लाइक दिस। मैं ऐसा वीडियो और भी लेके आऊँगा आपके लिए जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। आई विल कम विथ दिस काइंड ऑफ वीडियो, बट यू हैव टू डू समथिंग ऑल्सो। ठीक है, तो इसका आंसर सी है, आप देख लेना। DABC जो है इसका राइट है, बट आई थिंक यू कैन स्किप इट। क्रोनोलॉजिकल अरेंज द बुक्स ऑफ महात्मा गांधी अकॉर्डिंग टू द ईयर ऑफ पब्लिकेशन। सी इट्स एन क्वेश्चन जहाँ पे मैं बार बार बोलता हूँ 2-3 चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। पहला, महात्मा गांधी की लिखी सारी किताबें, बी आर अम्बेडकर की लिखी सारी किताबें, और जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में क्वेश्चन आपके सिलेबस में जो थिंकर दे रखे हैं, चाहे वो कांत हो गया, चाहे वो होब्स हो गया, वो लॉक हो गया, या मॉर्गनथॉ तो चलो IR में हो गया, बट खासकर जो WPT में थिंकर्स दिए हुए हैं, प्लेटो, एरिस्टोटल, इनके जो बुक्स है इसको आप क्रोनोलॉजिकली याद कर लो, क्योंकि एक क्वेश्चन ऐसा होगा ही। इस बार महात्मा गांधी से है, अगली बार BR अम्बेडकर से होगा, उसके बाद कभी प्लेटो से पूछ लेगा, कभी एरिस्टोटल से पूछ लेगा। इसका सही आंसर 2 है, यू कैन जस्ट मैच इट। और इसको अपने नोट्स में अपडेट भी कर लो कि कौन सा किताब कौन से साल में लिखा गया था। आगे देखते हैं। Which among the following country is not a member of SAARC? कौन सा जो कंट्री है वो सार्क का मेंबर नहीं है बाबू। सार्क का मेंबर म्यांमार नहीं है। इंडिया, श्रीलंका और अफगानिस्तान इज द मेंबर ऑफ सार्क। अब देखो सार्क जब भी बार बार आपने देखा कि सार्क इज अ फेवरेट टॉपिक, सार्क के नोट्स बना लो। सार्क कब बना था, कितने मेंबर थे इसमें, अभी रिसेंट में कौन सा मेंबर सार्क में ऐड हुआ है, रिसेंट समिट सार्क का कहाँ पे हुआ है। दिस इज अ फेवरेट टॉपिक वेयर CUET विल आस्क क्वेश्चन, यू कैन नॉट स्किप दिस। आगे देखते हैं।
व्हाट वर द मेन रीजन फॉर द कोलैप्स ऑफ कम्युनिज्म एंड एंड ऑफ कोल्ड वॉर? ये कोल्ड वॉर से रिलेटेड क्वेश्चन है एंड आई थिंक इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। एंड यहाँ पे आपका मेनली यही दे रखा है कि स्ट्रक्चरल वीकनेस ऑफ सोवियत स्टाइल कम्युनिज्म। ये बड़ा बेसिक सा मतलब आर्ग्यूमेंट होता है, ये सही है। सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान, देखते हैं, हो सकता है दिस कैन बी आंसर, बट हम आगे ऑप्शन को एक बार एनालाइज कर लेते हैं। द इम्पैक्ट ऑफ गोरबाचेव्स रिफॉर्म प्रोसेस। मैं क्लास में दो पॉलिसी आपको पढ़ाता हूँ, ग्लास्नोस्ट का और पेरेस्ट्रोइका का। ये जो दो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिफॉर्म था जो को गोरबाचेव के द्वारा लाया गया था, इट वाज वन ऑफ द मेन रीजन बिहाइंड फॉल ऑफ यूएसएसआर। सो दिस कैन बी द आंसर। अब आप देख लो कि सी ऑप्शन कहाँ कहाँ नहीं है। सी ऑप्शन यहाँ नहीं है और ए कहाँ नहीं है, ए यहाँ नहीं है। 50-50 में आप आ गए। आपको पता है ए और सी तो होगा ही, क्योंकि ए और सी इसमें भी है। नाउ यू हैव टू फाइंड दैट वेदर वी इज राइट और इधर डी इज राइट। अब देखो डी में पूछ रहा है इकोनॉमिक एंड कल्चरल ग्लोबलाइजेशन। ये थोड़ा सा आपको नहीं लग रहा कि दिस इज समथिंग जो कि कल्चरल ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, इसका फर्क पड़ा है? आप सोच के देखो। देखो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन अगर हुआ है, कल्चरल ग्लोबलाइजेशन हुआ है, इसमें सबसे ज़्यादा रोल किसका रहा है? वेस्टर्न वर्ल्ड का रहा है। किसका रहा है? यूएसए का रहा है, वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ का रहा है। तो बाबू इसका फ़र्क पूरे दुनिया में पड़ा है। जितनी भी ऐसी कंट्री थी जहाँ पे कम्युनिज्म फैला, वहाँ पे लोगों के मन में ये बात गई कि भैया हमारे पास इंडिपेंडेंस नहीं है, हमारे पास जो है वो डेमोक्रेसी नहीं है। तो इट इज़ वन ऑफ द प्रोबेबल रीज़न। So now you can eliminate the Soviet invasion of Afghanistan and you can arrive at the right answer. So the answer is A, C and D. So sorry. So this is how you analyze the question. ठीक है, आगे देखो। Which of the following book has not written by B.R. अम्बेडकर? देखो आ गया, मैंने बोला था ना अभी ऊपर, महात्मा गांधी, B.R. अम्बेडकर, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछता है। थॉट्स ऑन पाकिस्तान इज राइटिंग ऑफ B.R. अम्बेडकर। अनाहिलेशन ऑफ कास्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटिंग ऑफ B.R. अम्बेडकर एंड द प्रॉब्लम ऑफ रूपी इज एन राइटिंग ऑफ अम्बेडकर। गांधी, नेहरू और टैगोर जो है ये इनकी कहानी नहीं है। अब आप कमेंट करोगे कि गांधी, नेहरू और टैगोर जो है वो किसकी रचना है, किसका ऑथरशिप है? जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। क्रोनोलॉजिकली अरेंज द फ्लोइंग रिसेंट ग्लोबल इन्वायरमेंट समिट, जो भी हुआ है उसको आपको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है। देखो बाबू, क्योटो प्रोटोकॉल आपको याद होना चाहिए कब हुआ है। रायो अर्थ समिट 1991 में हुआ है। कोपेनहेगन कब हुआ है? चलो नहीं पता हमें। जोहान्सबर्ग समिट नहीं हुआ है, नहीं पता हमें। दिस इज अ टफ क्वेश्चन। अगेन दो क्वेश्चन अभी तक मैंने आपको बताया है जो कि टफ है, जहां आप उसको स्किप कर सकते हो। लेकिन आपको इतना तो पता होगा कि क्योटो प्रोटोकॉल जो है ना वो रायो के बाद आया है। यानी कि जिस ऑप्शन में बी पहले है और ए बाद में है, उस ऑप्शन को तो आप एलिमिनेट कर सकते हो। जिस ऑप्शन में बी जो है, ऑब्वियसली बी पहले होगा, सॉरी, जिस ऑप्शन में ए पहले है और बी बाद में है उसको आप एलिमिनेट कर सकते हो। देखो इस ऑप्शन में ए और बी क्या है? ए आगे है, क्योटो आगे है और रायो क्या है? पीछे है। इसको एलिमिनेट कर दो। और कोई ऑप्शन ऐसा है? देखो इसमें ए बहुत पीछे है, बी यहाँ पे है, हो सकता है यहाँ पे भी बी आगे है, यहाँ पे भी बी आगे है। ये एक टफ क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा बी। इसका आंसर होगा कि सबसे पहले रायो अर्थ समिट हुआ, रायो के बाद क्योटो प्रोटोकॉल हुआ, क्योटो के बाद जो है वो आपका जोहान्सबर्ग समिट हुआ और फिर कोपेनहेगन समिट हुआ है। इसका जो एक्चुअल ईयर है, ईयर ऑफ फॉर्मेशन है, वो आई थिंक, चलो मतलब इसको डिस्कस एक बार कर लेंगे हम, जब मैं सेपरेट जैसे इन्वायरमेंट पे कोई टॉपिक पढ़ाऊंगा तो इसको ले लेंगे। बट चलो इसको भी आप कमेंट करना कब ये कब बना है, ठीक है। नाउ एज द फॉलोइंग इवेंट कोल्ड वॉर इन अ क्रोनोलॉजिकल मैटर। अब देखो ये पेपर टफनेस की तरफ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि एग्जैक्ट ईयर याद होना बहुत टफ है। आपको याद हो सकता है कि कोरियन वॉर 1951 के पास में हुआ है, बर्लिन वॉर 1991 के आसपास में हुआ है, सोवियत इन्वेजन ऑफ हंगरी हो सकता है कि आपको ध्यान में हो कि बहुत पहले हुआ था। बट दिस इज अगेन अ टफ क्वेश्चन। तो देख रहे हो लेवल ऑफ टफनेस बढ़ रहा है। अब जब भी आप कोल्ड वॉर पढ़ रहे हो तो कोल्ड वॉर के समय जितने मेजर इवेंट्स हुए हैं उनका एक आपको आइडिया होना चाहिए दिमाग में। अगर वो नहीं है तो यू आर गोइंग टू बी लाइक, आपको वीक पोजीशन में डाल देगा, क्योंकि 3 क्वेश्चन हमें टफ अभी तक मिल गए। 14 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन काफ़ी टफ है, क्योंकि वो क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने वाला है। इसका मतलब है कि आपके प्रिपरेशन के लेवल को यू हैव टू गो ऑन द टॉप, ठीक है। सो इसका राइट आंसर जो है, यू कैन कमेंट, एक बार मुझे कमेंट में बताओ कि इसका राइट आंसर क्या है। क्योंकि देखो
बात ये है ना कि अगर आप इसको सर्च करोगे अभी कि सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान कब हुआ है, तो आपके दिमाग में वो छप जाएगा। कोरियन वॉर सर्च करोगे तो आपके दिमाग में वो बात छप जाएगा। बर्लिन वॉर सर्च करोगे, इट विल गेट इम्प्रिंटेड इन योर ब्रेन। So comment me and tell me the right answer, that what is the right answer, because this session is not on just discussing the paper। आपको पता है इस पेपर का मैं ऐसे ही आंसर की डाल दूंगा, आप you can match it, but the main thing that I am trying to do in this topic is that कि I want to make you analyze the topic कि कैसे आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। आगे देखते हैं। कोई क्वेश्चन छूटा क्या? नहीं, चलो देखो इजी क्वेश्चन है, इसको छोड़ना यानी कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। मतलब ऐसे आपको कोई नींद से उठे और कोई पूछ दे कि टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट किसका है, तो आपका चला जाना चाहिए कि भैया लॉक का है। फ्लोरेंसियन हिस्ट्री किसका है? अब चलो नहीं पता, हमें नहीं पता मैकियावेली का है, होब्स का है, प्लेटो का है। इतना तो पता है ना कि ये फ्लोरेंसियन हिस्ट्री कहीं होगा तो कोई इटालियन थिंकर का होगा। चलो ये भी नहीं पता तो लेवियथन तो पता है, रिपब्लिक तो पता है। रिपब्लिक किसका है? रिपब्लिक प्लेटो का है। लेवियथन किसका है? होब्स का है। तो फ्लोरेंसियन हिस्ट्री किसका हो जाएगा? मैकियावेली का हो जाएगा। ए का देखो, और वैसे भी अगर ये ऑप्शन जो होते हैं ना इसमें, अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर आपको एक दो भी याद है, या तो ये बहुत क्वेश्चन टफ भी हो सकता है कि सब आपको वो एग्जामिनर एक्सपेक्ट कर रहा हो कि मैं इससे सब पूछूंगा, और नहीं तो दिस इज वेरी इजी, जस्ट सी। रिपब्लिकन का मुझे पता है कि प्लेटो है, मैंने लगा दिया ए का 3। देखो बाबू ए का 3 कहाँ है? यहाँ है, यहाँ है, यानी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। आगे देखो, लेवियथन का पता है होब्स है, यानी बी का 2। बी का 2 कहाँ है? यहाँ पे है, यानी हो सकता है, यहाँ पे नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। आगे देखने की जरूरत नहीं है। खैर इजी ये है, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट देख लो, 4 है, बाकी तो खैर इजी क्वेश्चन है। अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, इंड ऑफ हिस्ट्री। अगर ऐसे सो के उठे और कोई पूछ दिया कि इंड ऑफ हिस्ट्री, तो फुकुयामा याद होना चाहिए। अगर कोई पूछ दिया वेल्थ ऑफ नेशन, तो एडम स्मिथ। रॉबर्ट नोजिएक से कोई पूछ दिया स्टेट एंड यूटोपिया। जॉन रॉल से पूछ दिया थ्योरी ऑफ जस्टिस। वेरी इजी क्वेश्चन। इफ़ यू आर लाइक इस क्वेश्चन को गलत कर रहे हो तो भाई बहुत दिक्कत हो सकता है, फिर आपको वो सब क्वेश्चन में तुक्का मारना पड़ेगा, और ऑब्वियसली वो क्वेश्चन अगेन देखो ये टफ क्वेश्चन आ गया ना, क्योंकि डेट पूछ रहा है ना यार, नहीं याद होता हमें डेट। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस पता है 1961 में हुआ है, कारगिल पता है 1991 में हुआ है, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स श्रीलंका चलो नहीं पता है, इतना तो पता है कि इसके कारण राजीव गांधी की हत्या हुई थी, तो चलो ये 1980s में होगा। और जापानी अटैक ऑन पर्ल हार्बर इतना पता है कि वर्ल्ड वॉर का यूएसए का इन्वॉल्वमेंट का वन ऑफ द रीजन था, तो चलो ये 1940s में होगा। तो यहाँ से आप चलो एक कॉमन लॉजिकल वो एनालिसिस बना सकते हो कि सबसे पहले जापानीज अटैक हुआ होगा, यानी डी पहले होगा। देखो डी पहले आ गया, आंसर निकल गया। तो ये एक मीडियम टाइप का क्वेश्चन है, मीडियम रेंज का है, क्योंकि थोड़ा सा ये मेजर इवेंट्स दे दिए हैं आपको, तो दिमाग में है, तो ये क्वेश्चन बन जा रहा है। अगेन मैं कह सकता हूँ कि ये क्वेश्चन गलत हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है, बट इसी में से आपको अपना आंसर ढूंढना है। आगे देखते हैं। क्रोनोलॉजिकली अरेंज द टेन्योर ऑफ फॉलोइंग प्रेसिडेंट। क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने का बात कर रहा है। अब चलो कुछ ब्रेन स्ट्रॉमिंग करते हैं यहाँ पे। मुझे नहीं पता जाकिर हुसैन कब बने थे, मुझे नहीं पता नीलम संजीवा रेड्डी कब बने थे। इतना तो पता है कि भैया प्रणब मुखर्जी जो है वो रिसेंट में है, और इनसे पहले कलाम होंगे, यानी पहले तो डी होगा, इसके पीछे सी होगा। अब देखो डी सी यहाँ भी है, डी सी यहाँ भी है, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब आपको ए और बी 1 और 2 में पता करना है, ठीक है। तो मैं ना प्रेसिडेंट जब भी पढ़ाता हूँ तो उसका एक बड़ा, मैं वो टर्म भूल रहा हूँ, लेकिन चलो आप एक बार गूगल करना है इसको। प्रेसिडेंट को याद करने का ना एक वो है कि राजू की राधा जाकर गिरी, हाँ राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तो ऐसे करके कुछ है, जिससे आपको इतना पता चल जाएगा कि राजू यानी कि राजेंद्र प्रसाद, राजू राधा यानी राधा कृष्णन, जाकर यानी जाकिर हुसैन, तो पहले जाकिर हुसैन हो जाएंगे और फिर जो है वो रेड्डी हो जाएंगे, यानी बी ए और फिर हो जाएगा आपका सी और डी, यानी बी ए सी डी जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। एक बार इसको गूगल कर लेना, और गूगल पे जो है प्रेसिडेंट का एक बड़ा अच्छा वो है, राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, ऐसे करके एक लाइन है, उस लाइन को 4-5 बार बोलोगे ना तो याद हो जाएगा, ठीक है। और उससे आप फिर आराम से इसको निकाल सकते हो उसके आंसर को। और ये एक बार रट ही लेना, क्योंकि प्रेसिडेंट ना एक बड़ा कॉमन हो गया है कि ऊपर नीचे करके पूछ देता है। और मैं प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट,
चीफ जस्टिस तो चलो हार्ड हो जाएगा, बट देख लेना, अगर आपको याद रहेगा तो आप एज में रहोगे। पूछ देता है वो, चीफ जस्टिस भी ऊपर नीचे पूछ देगा। प्राइम मिनिस्टर तो याद रहना ही चाहिए, चलो ये तो ईजी है, ये इतना तो ध्यान में रहता ही है हमारे। और प्रेसिडेंट का भी एक बारी आप देख लेना। आगे देखते हैं, देखो कितना क्वेश्चन पूछ रहा है ये ईयर ऑफ उस पे, क्या बोलते हैं, अकरेंस पे। यानी कि ये क्या चाह रहा है आपसे, ये पेपर आपसे चाह रहा है ना कि आपको बड़ा सटीक नॉलेज होना चाहिए। मुंबई टेरर अटैक 2007 में हुआ था, टेरर अटैक और इंडियन पार्लियामेंट 2013 में। चलो ये क्वेश्चन ड्रॉप हो गया था शायद, तो इस क्वेश्चन को तो हम नहीं डिस्कस करेंगे अभी। पर आप एक चीज़ सर्च कर सकते हो कि ये सब जो इवेंट हुए हैं इसका एग्जैक्ट ईयर क्या था, और इसको अपने नोट्स में अपडेट कर लेना, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन रिपीट कर दे। क्वेश्चन ना रिपीट करे तो ऑप्शन में कहीं ना कहीं ये दे दे। इजी क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट कैन डिजॉल्व लोकसभा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सही है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भाई कैसे हो सकता है, राज्यसभा लोकसभा नहीं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे डिजॉल्व कर सकता है। एंड इज द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन क्रोनोलॉजिकली अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट। कब कौन बना था ये आपको याद होना चाहिए। चलो नहीं पता है एग्जैक्ट ईयर ऑफ फॉर्मेशन, इतना तो पता है कि यूएनओ बहुत पहले बना था। अगर उसके बाद कोई बना होगा तो नाम बना होगा, क्योंकि नाम भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 1960s में बना था, यूएनए 1940s में बना था, एशियान भी 1960s में बना है। तो इसका अगर आपको मोटा मोटा अंदाजा हो तो आप यूएनओ सबसे पहले बना है तो सी सबसे पहले, यानी ये और ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। सी के बाद कौन आएगा, बी आएगा, यहाँ पे क्या है, ए है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो लॉजिकल गेस तो लगाना ही पड़ेगा, आपको सब कुछ याद नहीं हो सकता एग्जाम में। आगे देखते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट के बारे में पूछ रहा है। काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब क्या होता है, राज्यसभा, राज्यसभा से रिलेटेड कुछ ऑप्शन है, देख लो। काउंसिल ऑफ स्टेट इज नॉट सब्जेक्ट टू रेजोल्यूशन। भैया काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा कभी भंग होता है, नहीं होता है, हजारों बार हम क्लास में पढ़ा चुके हैं। 1/4 ऑफ द मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट रिटायर ऑन द एक्सपायरी ऑफ एवरी सेकेंड ईयर। ये होता है क्या, सोचो, 1/4 मेंबर जो है वो हर साल एक्सपायर कर जाते हैं क्या, सोचते हैं इस पर। वी डोंट नो, मान लो हमें नहीं पता ये क्वेश्चन। The Council of State has abandoned the system of proportional representation. Council of State has abandoned the system of proportional representation. ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि अभी भी काउंसिल ऑफ स्टेट में जो इलेक्शन होता है, यानी राज्यसभा में जो लोग चुने जाते हैं वो पीआर मेथड से ही चुने जाते हैं ना। आपको पता होगा लोकसभा में जो लोग चुने जाते हैं वो फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम से चुने जाते हैं, एफपीटीपी से चुने जाते हैं। और राज्यसभा में जो लोग चुने जाते हैं वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से चुने जाते हैं। तो सी तो नहीं होगा, इतना तो पता है हमें, तो सी नहीं होगा तो ये खत्म हो गया। लेकिन डी 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 तीनों में है, यानी डी तो होगा ही होगा। और मैं अगर आपको बताऊं एग्जैक्टली तो बी भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। 1/4 लोग जो है वो हर साल हर 2 साल पे एक्सपायर नहीं होते हैं। आपको मुझे कमेंट में बताना है, यू हैव टू टेल मी इन दी कमेंट डेट कितने प्रतिशत लोग या कितने परसेंटेज ऑफ लोग जो है वो हर साल जो है हर 2 साल पे जो है वो रिटायर करते हैं राज्यसभा से, और फिर उतने लोग नए चुन के आ जाते हैं। लेकिन ये इसका सही आंसर, ये ऑप्शन सही नहीं है, इसका सही आंसर होगा ए एंड डी। ठीक है, तो एक बारी मुझे आप कमेंट में बताना, आप कमेंट में लिखना ए बी सी डी, और जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे पूछे हैं उनका आंसर मुझे कमेंट में आप बता दो। अगर आप मुझे कमेंट में आंसर बताओगे, देखो आपका फ़ायदा होगा, अगर आप नहीं बताओगे तो आपका फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। और इफ़ ये सेशन थोड़ा इंटरेक्टिव होगा तो मैं ऐसे वीडियोस और डालूंगा, और मैं चाहूँगा कि फिर मैं ऐसे 20-30 क्वेश्चंस के सेट को लेके डिस्कस करूँ, और फिर मैं उस क्वेश्चन से आपको पढ़ाऊँ यहाँ पे, है ना। उस क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करते करते आई कैन गिव यू एम्पल इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपको ये सीरीज पसंद आएगी, अगर आप इस पर कमेंट करोगे, लाइक करोगे, तो आई विल कंटिन्यू दिस सीरीज। आगे देखते हैं, Which of the following statement are correct about their about theories on global justice? अब देखो बड़ा टफ, मतलब ये क्या बोल सकते हैं, क्वेश्चन है ये, क्योंकि इस क्वेश्चन का अगर आप देखोगे ना तो इस क्वेश्चन का मसार ये है कि ये बहुत डीप में जाके आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि थॉमस पोग इन हिज वर्क द लॉज ऑफ पीपल हैज एड्रेस्ड सम ऑफ द इशू ऑफ ग्लोबल जस्टिस, और ये ऑप्शन ही अपने आप में गलत है ना। तो ए एलिमिनेट हो जाएगा, इसका आंसर सीधा बी सी डी आ जाएगा। बट द मैटर ऑफ फैक्ट इज कि हाउ कैन वी नो कि थॉमस पोगे की जो किताब है उसमें उसने इस ग्लोबल जस्टिस के चीज़ को इशू एड्रेस को इशू किया है कि नहीं किया है। इसके लिए हमें उसकी किताब पढ़नी पड़ेगी, द लॉ ऑफ पीपल।
तो दिस इज नॉट पॉसिबल टू रीड समवंस बुक। और इस ऑप्शन में ऐसा है कि ए तीनों में है, लेकिन इसको एलिमिनेट करना बहुत टफ है, हमें नहीं पता। और अगर ये है तो हमारे मतलब चांस बहुत ज़्यादा हो जाएगा कि हम इस क्वेश्चन को गलत कर दें। इट्स अ टफ क्वेश्चन। So if you know, then you know. If you don't know, then you don't know, and you can't take a call on this question. That's why again it's a tough question. You can skip this question. अभी तक 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताया है यू कैन स्किप इट। अब देखो बाबू, 23 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन स्किप कर रहे हो, 20 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर रहे हो। 75 क्वेश्चन में अगर आपने 8 क्वेश्चन स्किप कर दिया या 7 क्वेश्चन स्किप कर दिया, यू आर इन द गेम। अगर आपने 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, इसमें से आपका 65-60 भी सही हो रहा है, यू विल बी सिलेक्टेड इन JNU। आगे देखते हैं। किताब है और ऑथर का नाम दिया हुआ है। अब सही पूछो ना तो ये कॉमन ऑथर्स नहीं है। चार्ल्स बेट वी डोंट नो, थॉमस नेगल वी डोंट नो, डेविड मिलर वी डोंट नो, थॉमस पोगे वी डोंट नो। Now if we don't know, then how we are supposed to solve this question? Again, this is a very tough question. It is one of the tough question, है कि नहीं? Now इस क्वेश्चन में अब ये हो सकता है कि आपको एक भी ऑप्शन पता हो, ये हो सकता है कि आपको कुछ ना पता हो। अगर मेरी मानो तो ये क्वेश्चन टफ है, यू कैन अगेन स्किप दिस क्वेश्चन। लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता है कि एक किताब किसकी है, अब देखो एक चीज़ तो यहाँ से ये भी क्लियर हो गया कि जब भी हम बुक्स एंड ऑथर्स की बात करते हैं तो ये होना चाहिए कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बुक्स एंड ऑथर पूछे जा चुके हैं, उस बुक्स एंड ऑथर्स को आपको अच्छे से रट के जाना है। नेट JRF का अगर आप पेपर देखोगे तो वहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे हुए हैं, ठीक है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा चुके हैं तो यू कैन मेक अ नोट ऑफ इट। मैं यही बोलूँगा, इसका एक ही उपाय है कि नेट JRF के पेपर में अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जहाँ पे बुक्स और ऑथर का नाम दे रखा है, वहाँ पे आप अगर आप जाके देखोगे कहीं ना कहीं एक थिंकर आपको मिल जाएगा। जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस जो किताब है वो लिखा गया है डेविड मिलर के द्वारा में। अगर मैं बता रहा हूँ बाबू, देखो ये टफ क्वेश्चन है, मैं ऐसा नहीं है कि मुझे भी पहले से पता था, मैंने जब सर्च किया है तो मुझे पता चला है। तो डेविड मिलर की ये किताब है, नाम है प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस, और डी का अगर 1 पता है आपको तो डी के 1 से आंसर निकल रहा है, इसका आंसर होगा 3। अगेन इट्स अ हार्ड क्वेश्चन, इट्स अ टफ क्वेश्चन, यू हैव टू टेक अ कॉल। और इसका एक ही उपाय है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो। सॉरी, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है तब आप सॉल्व कर पाओगे, नहीं करता है आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। आगे बढ़ो। Which among the thinker wrote sexual politics? इजी क्वेश्चन है, बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चन है, बहुत। केट मिलेट, आंख बंद करो, केट मिलेट मारो। मैरी वुलनस्टोरक्रॉफ्ट का विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन। कैरोल पैटमैन, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फेमिनिस्ट थिंकर। JS मिल की जो किताब है जेंडर पे, रटना पड़ेगा आपको, नहीं याद है फंस जाओगे। तो यहाँ से आपको पता चला कि फेमिनिज्म से भी क्वेश्चन पूछ रहा है, इवन तो ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो ये क्वेश्चन आ कहाँ से रहा है बाबू? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जाके देख लो एक बारी। नेट JRF के पेपर को रट डालो, लगा डालो, तभी जाके आपका एग्जाम निकलने वाला है। तो इस वीडियो में मैंने 25 क्वेश्चन को ही उठाया है, नहीं वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। 25 क्वेश्चन का 3 सेट में मैं ये वीडियो बना दूंगा, दूसरा पार्ट भी अपलोड कर दूंगा जल्दी ही, उसमें थोड़ा और डिटेल में जाएंगे हम। बाकी जो मैंने आपको बोला कमेंट करने के लिए, वो कमेंट करो। पेपर का लेवल यही होगा, पेपर का लेवल टफ है, यू कांट स्किप दिस पेपर लाइक दिस, है कि नहीं? आपको थोड़ा बहुत लॉजिकल एलिमिनेशन करना पड़ेगा, 2-3 क्वेश्चन स्किप करने पड़ेंगे। 25 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन अगर स्किप कर रहे हो तो इट्स ठीक है, क्या कर सकते हो, टफ है, कट ऑफ कम जाएगा इसका। अगर पेपर इजी कर देगा तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा चला जाएगा और उस समय आपको निकालना ज़्यादा टफ हो जाएगा। तो बेटर टू रीड इन डिटेल, और जो क्वेश्चन से सीख पा रहे हो वो सीखना बहुत ज़्यादा, आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन आई एम सेइंग कि हमारा जो कोर्स है वो 25 तारीख से मतलब स्टार्ट हो जाएगा, क्लासेस चलने लगेंगी, और उसका फीस बहुत नॉमिनल होगा, आई थिंक 1500-2000 रुपया उसका फीस होगा। आप एक बार रमेश सर से बात कर लेना। और उस कोर्स में मैं ही पढ़ाता हूँ, और इस कोर्स में मैं आपको IR, कॉन्स्टिट्यूशन,
इन सब टॉपिक्स पे डिटेल में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं उसका एनालिसिस करके इस टाइप का ही वीडियो रहेगा, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग हम सब कुछ पढ़ाएंगे, शुरू से पढ़ाएंगे एकदम आपका कॉन्स्टिट्यूशन में जीरो से ले उठा के हम आपको बहुत ऊपर तक ले जाएंगे। सो यू कैन इनरोल इन दैट कोर्स और उसके साथ साथ आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रख सकते हो। एंड इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल। इस वीडियो को लाइक करो, जो मैंने पूछा है उसको कमेंट करो, रिस्पॉन्स अच्छा रहा आई विल मेक वीडियोज़ लाइक दिस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।